ऑर्डर 1984 का जो विटनेसेस के मुताल्लिक है, और उसमें आर्टिकल 4 से 14 जो हैं, ये 15 आर्टिकल्स जो हैं ये प्रिविलेजेस ऑफ विटनेसेस को डील करते हैं। हम आज आर्टिकल 8 को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, इसका स्टैट्यूट और प्रोविजन कहती क्या है, और एट द एंड हम इसकी रिटन असाइनमेंट जो कंप्लीट होगी फॉर द पर्पस ऑफ योर एग्जामिनेशन, हम उसको भी ज़रूर देखेंगे। एक केस में, मर्डर केस में, वकील साहब जो हैं वो गवाह से पूछते हैं कि भाई आपको कैसे पता चला कि जो टिप ऑफ थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, वो जो इन्फार्मर था वो कौन था, उसका क्या नाम था। तो अदालत ने भी रोक दिया ये कहते हुए कि आप इससे इसके इन्फार्मर के बारे क्वेश्चन पूछ नहीं सकते। ये फॉर इंस्टेंस मैंने आपको बात की। इसी तरह नारकोटिक्स के केसेस में आप देखते हैं कि जहां भी आपने बहुत सी FIRs देखी होंगी जिसमें लिखा हुआ कि मुखबरे खास की इत्तला पे, तो दैट इज़ आर्टिकल 8 ऑफ कानून शहादत आर्डर कि आप उस बंदे के बारे में, उस इन्फॉर्मर के बारे में नहीं पूछ सकते जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को या पुलिस को असिस्ट करता है कानून नाफज करने में और उस अफेंस को रोकने में, उस जुर्म को रोकने में। ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। आपके सामने ये स्पाई इंफॉर्मेशन है, ये एक FIR है आपके सामने नारकोटिक्स की। इसमें इसकी बॉडी ऑफ जो इसके कंटेंट्स हैं उसमें ये लिखा हुआ है कि मौजूद हूँ जहां मुखबरे खास ने इतला दी, दैट इज आर्टिकल 8। ये वो मुखबर है जिसको आर्टिकल 8 में, ये वो इन्फॉर्मर है जिसको डिस्कस किया गया है। ही एंजॉयज अ सर्टन काइंड ऑफ एब्सोल्यूट प्रिविलेज। ये उसको प्रोटेक्शन होगी कि उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा और उससे कंपेल नहीं किया जा सकता किसी भी गवाह को कि या किसी IO को कि अदालत में पूछा जाए कि हु वाज द इन्फॉर्मर, वो कौन था मुखबर खास, क्या उसका नाम था, उसकी आइडेंटिटी के बारे में सवाल नहीं किया जा सकता। ये वो प्रोटेक्शन है जो उस गवाह को हासिल है, और उसकी रीजंस को हम डिस्कस करते हैं कि क्या इसका मकसद है और क्या मकसद जो है वो स्टेट अचीव करती है ऐसे लोगों को बचाने में। बेशक आम मुआशरे में यह अनएथिकल है कि फ़लाँ बंदे ने मुखबरी की, फ़लाँ की, लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है उसका मुकाबला है स्टेट या रियासत के फ़ायदे से, और जहाँ पे भी इन दोनों का क्लैश होगा रियासत के फ़ायदे को फोकियत दी जाएगी, रियासत के एडवांटेज को देखा जाएगा। अब हम आते हैं इसकी बेयर रीडिंग की तरफ कि आर्टिकल 8 क्या कह रहा है। इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस, कॉन्सेप्ट आपको ओवरव्यू में इसका अंदाजा हो गया होगा। नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से व्हेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन। ये जो लफ्ज व्हेंस है, ये लफ्ज 1350s में 1350 के लगभग ये इंग्लैंड में ये सबसे पहले ये सामने आया, और इसका लिटरल मीनिंग ये है किस जगह से, कौन सा वो सोर्स है, फ्रॉम विच प्लेस। ये वो वर्ड है जो एवोल्यूशन से पहले जो है 1350 में उसके अवाइल में ये जो लफ्ज वेंस है ये सामने आया, और ये आज तक भी ये चल रहा है। नो मैजिस्ट्रेट। अब मैजिस्ट्रेट को कंपेल, पुलिस की तो सामने वजह आती है कि पुलिस तफ्तीश करेगी और पुलिस बतौर गवाह अदालत में आएगी और उससे सवाल पूछा जाएगा। तो ये मैजिस्ट्रेट, तो मैजिस्ट्रेट भी आपको ये पता होना चाहिए। आपके सामने बहुत सी मिसालें हैं। अगर गैम्बलिंग एक्ट की अगर बात करें, जहाँ पे एक जगह पे जुआ हो रहा है और कोई इन्फॉर्मर जो है, कोई स्पाई जो है, वो आपको ये बताता है कि फ़लाँ जगह पे इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो गैम्बलिंग लॉज की ये रिक्वायरमेंट थी कि उसमें वो ये कहते थे कि मैजिस्ट्रेट जो है वो मौका पर वाइल रेडिंग, जब वो रेड करेगा, मौके से बंदे पकड़ेगा तो वो उधर जाएगा। तो उस मैजिस्ट्रेट को ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि भाई कौन से मुखबर की इतला थी जिस पे आपने रेड किया।
मैजिस्ट्रेट की डेफिनेशन जो है ये तो सेक्शन 3 जो है उसमें जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 में दी गई है कि ज़ाब्ता फौजदारी के तहत जिस बंदे को भी आप मजिस्ट्रेट के इख्तियार दे देते हैं, आपने देखा होगा असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड 1 जिसको आप तहसीलदार भी कहते हैं, उसको प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के इख्तियारात दिए जाते हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो है वो मौके पे जाते हैं, जहाँ पे ज़हीरा अंदोज़ी होती है वहाँ पे रेड करते हैं, मुखबर की इतला पे करते हैं, वहाँ पे उसको भी मुखबर के बारे में नहीं पूछा जाएगा, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता। क्यों कि उस मुखबर ने वेलफेयर ऑफ स्टेट में मुखबरी की है, उस स्पाई ने, उस इन्फॉर्मर ने वेलफेयर ऑफ जो है वो कंट्री टू असिस्ट द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, वो जो पुलिस है, जो लॉ इन्फोर्सर्स हैं, जो कानून को की अमलदारी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी मदद की है। तो ऐसे लोगों को सामने लेके आना, उनकी जान का किसी को दुश्मन नहीं बनाया जाएगा, उनकी फैमिली का किसी को दुश्मन नहीं बनाया जाएगा, और ये डिस्करेज करेगा ऐसे लोगों को जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की मदद कर सकते हैं। तो उनको एनकरेज करने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन करने के लिए जो ये आर्टिकल 8 है, और यही वो प्रिविलेज है, इसी को प्रिविलेज कहते हैं, इसी को प्रोटेक्शन कहते हैं। ये वो बात है। मैजिस्ट्रेट मौके पे जाते हैं। आपके पास वो एक रीसेंट मिसाल है, सखर में नैब अथॉरिटी ने जो है वो मैजिस्ट्रेट के साथ रेड किया और उन्होंने देखा कि बहुत से जो हैं वो गंदम जो है उनकी ज़हीरा अंदोज़ी की गई है, जो नैब का मामला था। आपने जो एपेलेट कोर्ट है, जो एपेक्स कोर्ट है, वो कह सकती है मैजिस्ट्रेट को कि फ़लाँ जगह पे इलीगली डिटेन्ड लोग हैं जिनको बांध के रखा गया है। 2013 में इरम नाम की एक कराची में एक मैजिस्ट्रेट थी, वो मौके पे गई। 2017 में बदीन का मामला, 2020 में भी ऐसा मामला हुआ जहाँ पे उन्होंने वो उस जगह पे इंडस्ट्रियल एरिया में गए या किसी और जगह पे गए, जाके उन्होंने उन औरतों को और उन बच्चों को रिलीज़ करवाया। तो क्या ऐसे लोगों को रिलीज़ करवाने के बाद जिस मुखबर ने, जिस इन्फॉर्मर ने इतला दी होगी, तो क्या उसको एक्सपोज करना टू हार्म, उसके लिए एनमिटी क्रिएट करना, दैट विल बी नॉट इन द बेनिफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसने कानून की मदद की है, और उसके साथ साथ जिसने उन लोगों की रिलीज में भी अपना किरदार अदा किया। तो ये मैजिस्ट्रेट की बात कर रहे हैं। अब पुलिस ऑफिसर और मैजिस्ट्रेट को कंपेल नहीं किया जा सकता। He got any information as to commission of any offense, किस जहां से उन्होंने वो इंफॉर्मेशन ली। While proceeding ahead, आगे चलते हुए हम ये देखेंगे कि इन्फॉर्मर की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना तो कानून इजाज़त नहीं देता अंडर आर्टिकल 8 चैप्टर 2 जो कानून शहादत का है। एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू से ऑन सेम पैटर्न, वो कह रहे हैं कोई रेवेन्यू ऑफिसर कौन होगा? ऐसा ऑफिसर जो किसी अपने मुल्क के बिहाफ पे, किसी इदारे के बिहाफ पे इनकम जो है, जो मुल्की इनकम है, आमदन है, उसको जो इकट्ठा करने की जिसकी जिम्मेदारी होगी। शैल बी कंपेल्ड टू से वेंस, उसको भी ये नहीं कहा जाएगा ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन, वेंस ही गॉट एनी इंफॉर्मेशन, कि उसने ये इंफॉर्मेशन किधर से ली, कौन उसका इन्फॉर्मर था। एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू, ऐसा जुर्म जो पब्लिक रेवेन्यू के अगेंस्ट हो, जो पब्लिक एक्सचेकर हो, जो मुल्की ख़जाना हो और जो मुल्की आमदन का सबब हो, ऐसे मामलात में रेवेन्यू ऑफिसर को भी मजबूर नहीं किया जा सकता। अदालत में गवाही होती है, अदालत में जब वो कोई काम करेंगे एज पर लॉ, तो अल्टीमेटली वो विटनेस बन जाएंगे, गवाह बन जाएंगे, उनको अदालत में आना पड़ेगा। और उन अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन में जैसे पुलिस ऑफिसर को और मजिस्ट्रेट को डिफेंस क्वेश्चन करेगा, ऑन सेम लाइंस जो है रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसको भी ये पूछा नहीं जाएगा जिरा के दौरान कि भाई कौन था आपका इन्फॉर्मर। ही विल बी प्रोटेक्टेड अंडर
आर्टिकल 8। दिस इज प्रिविलेज विच ही एंजॉयज। पुलिस ऑफिसर भी वो प्रिविलेज एंजॉय करेगा, मैजिस्ट्रेट भी करेगा, रेवेन्यू ऑफिसर भी करेगा। अब ये रेवेन्यू ऑफिसर क्या है? रेवेन्यू ऑफिसर क्या है? फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, आपके पास एक डिपार्टमेंट है जिसके जितने मुलाजमीन हैं वो सारे रेवेन्यू जनरेट करते हैं फॉर फिजिकल पर्पस। अपने मुल्क के लिए वो इदारा काम करता है। टैक्स कलेक्टर है, वो करते हैं। कस्टम ड्यूटी है अगर कहीं पे, ही विल बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू ऑफिसर टू। आपका तहसीलदार जो है, आपका असिस्टेंट कमिश्नर, आपका एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, आपका कमिश्नर और आपका इवन मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं, उनकी ड्यूटीज़ हैं। जैसे हमने पहले प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट की बात की, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं अगर इनमें से कोई भी रेवेन्यू ऑफिशियल जो है फॉर कलेक्शन ऑफ पब्लिक रेवेन्यू, आप उन नेहरू का मालिया लेते हैं, आप टैक्स कलेक्शन करते हैं, अगर कोई इन्फॉर्मर किसी टैक्स कलेक्टर को, किसी कमिश्नर टैक्स को ये इन्फॉर्म करता है कि फ्लॉ फैक्ट्री में इतने ज़्यादा जो है एक आइटम बन रही है और उन पे ये टैक्स ड्यू है, और वो जो कमिश्नर है वो अलॉन्ग विद हिज टीम उधर पहुंच जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट टिप ऑफ इंफॉर्मेशन, दैट स्पाई इंफॉर्मेशन उधर जाते हैं और वो ये सारा रिकॉर्ड जो है वो काबू में कर लेते हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करते हैं और जो टैक्स बनता है उनसे वो कलेक्ट कर लेते हैं फॉर रेवेन्यू पर्पस। तो ऐसे इन्फॉर्मर के बारे में बताया नहीं जाएगा। इन दिस आर्टिकल रेवेन्यू ऑफिसर मीन्स एनी ऑफिसर एम्प्लॉयड इन और अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, जिसको हमने एक लम्हा पहले कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि अगर टैक्स कलेक्टर्स की बात करेंगे, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, रेवेन्यू बोर्ड होगा, ज़मीनों का मामला होगा, एसी होगा, डीसी होगा, ये सारे रेवेन्यू ऑफिशियल्स हैं और इनका काम रेवेन्यू को कलेक्ट करना है। अगर रेवेन्यू कलेक्शन के दौरान कोई ब्रीच है या वो देखते हैं कोई फैक्ट्री ओनर ब्रीच कर रहा है, कोई इंडिविजुअल ब्रीच कर रहा है जो टैक्सेबल अमाउंट है उससे बचना चाह रहा है, या अगर कोई गंदम की ज़हीरानंदोज़ी करता है उस पर टैक्सेशन है, whatever it may be, that explanation has explained it in its entirety completely. अब for the purposes of complete assignment कि आर्टिकल 8 पे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, एडिशनल सेशन जज के एग्जाम में भी, सिविल जज के एग्जाम में भी, फॉर अदर एग्जामिनेशंस टू, अगर कोई लॉ के हवाले से एग्जाम देना चाह रहा है। तो ऑल ऑफ यू डू फील अ हेजिटेशन टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इस रीज़न की बुनियाद पे कि भाई हमारे पास कंसर्न और कंप्लीट मटेरियल मौजूद नहीं है। लेकिन अगर आप जो बात हमने अभी इधर आर्टिकल 8 को डिस्कस करते हुए की है, तो दैट इज़ योर कंसर्न एंड रेलिवेंट मटेरियल एंड यू कैन प्रोड्यूस इट इन योर एग्जामिनेशन शीट। इसको अगर हम देखें तो प्राइमरी पर्पस ऑफ आर्टिकल 8, अगर आपने इसकी कंप्लीट असाइनमेंट या क्वेश्चन करना है, दैट विल बी योर रेलिवेंट मटेरियल, और इससे अजाफी कोई मटेरियल जो है वो आपको नहीं मिल सकता, वो नहीं होगा। इफ़ यू विल डू इट यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अगर 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर का कर लेंगे, कम का होगा तो तब भी आपका पर्पस सर्व हो जाएगा। सबसे पहले ये आपका बुलेट पॉइंट आपके सामने है, प्राइमरी पर्पस ऑफ आर्टिकल 8। यहां से आप स्टार्ट ले लेंगे। अगर आप टेक्स्ट रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आर्टिकल 8 की तो वो करेंगे, उसको आप बाइफरकेट करके करेंगे, और उसके बाद नहीं भी कर सकते तो दैट विल सर्व योर पर्पस। प्राइमरी पर्पस ऑफ आर्टिकल 8 क्या है? जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसका सोल पर्पस जो है वो इंटरेस्ट है स्टेट का और प्रोटेक्शन ऑफ सोर्स है। कौन सा सोर्स? इन्फॉर्मर, स्पाई। क्यों उसकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है? उसकी प्रोटेक्शन जैसे हमने पहले कहा कि प्रोटेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में जो जराइम हो सकते हैं अगर उनके बारे में इतला नहीं दी जाएगी, तो इन्फॉर्मर्स अगर उनको इनकरेज नहीं किया जाएगा, उनकी प्रोटेक्शन नहीं की जाएगी, या काम करने वाले लोग प्रॉपरली काम नहीं करेंगे, डरेंगे,
फियर होगा उनको अपनी बॉडीली हार्म का, अपनी लाइफ का, अपनी फैमिली का, तो दैट इज द पर्पस। ये तो आपका पहला पॉइंट आ गया। आपका सेकंड बुलेट पॉइंट, हेडिंग आप इसको कह लें कि स्कोप क्या है इस प्रिविलेज का, इस प्रोटेक्शन का स्कोप क्या है। स्कोप हमने देख लिया है। स्कोप मैजिस्ट्रेट का है, पुलिस ऑफिसर्स का है। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर्स को और मैजिस्ट्रेट को दी जाएगी, वो इन्फॉर्मर जो है इसका स्कोप वहां तक है। उसके बाद रेवेन्यू ऑफिसर्स की हद तक। थर्ड, इसका जो मैक्सिम है जिसकी बुनियाद पे ये आर्टिकल 8 बना है, वो क्या है? सेलिस पॉपुले एस्ट सुप्रीमा लेक्स, के वेलफेयर ऑफ पीपल इज सुप्रीम लॉ। लोगों की वेलफेयर जो है यही सबसे बड़ा कानून है। और पब्लिक गुड वर्सेस इंडिविजुअल नीड ऑफ इंफॉर्मेशन, जहां पे इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी उस मुल्ज़म को कि भाई मुझे बताया जाए किसने मेरे खिलाफ ये टिप ऑफ दिया है, इंफॉर्मेशन किसने दी है, किसने जासूसी की है, आप मुझे बताएं। ये उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, लेकिन वर्सेस उसका मुकाबला किससे है? पब्लिक गुड, अवामी फायदा, रियासत का फायदा, आम लोगों का फायदा। तो जहां पे ये आमने सामने होंगे, पब्लिक गुड विल बी प्रेफर्ड। नेक्स्ट, इक्विवेलेंस विद इंडियन लॉ। हमारा जो आर्टिकल 8 कानून शहादत आर्डर 1984 है, वो इंडियन एविडेंस एक्ट 1972 के सेक्शन 125 का एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन है। आपने कानूनी शहादत आर्डर में उसकी प्रियम्बल में देखा है, वेयर एज इट इज एक्सपीडियंट टू अमेंड, रिवाइज एंड कंसोलिडेट द लॉ ऑफ एविडेंस टू ब्रिंग इट इन कंफर्मिटी विद इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम। नाउ देयरफॉर ये आर्टिकल्स सारे के सारे जो हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट को चेंज करके आपने अपना कानूनी शहादत आर्डर बना लिया। हालांकि आर्टिकल 8 को जो क्रिटिसाइज किया जाता है कि दैट इज अन इस्लामिक, सम स्कॉलर्स डू से इट, कुछ ये कहते हैं। नेक्स्ट आपका बुलेट पॉइंट आपके क्वेश्चन में, आपकी असाइनमेंट में, आपकी प्रेजेंटेशन में क्या बनेगा? मैजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर कैन नॉट बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज, उनको मजबूर नहीं किया जा सकता। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, क्या मकासद हैं जो आर्टिकल 8 अचीव करता है? नंबर 1, पब्लिक इंटरेस्ट। नंबर 2, सेफ गार्डिंग दी सोर्सेज, उन सोर्सेज को, इन इन्फॉर्मर्स को, ऐसे लोगों को बचाना। नॉट टू एम्बैरस सोर्सेज, और अगर कोई इतला देता है और उसके लिए शर्मिंदगी बनती है तो ऐसे इन्फॉर्मर्स को, स्पाइस को शर्मिंदगी से बचाना, उनको एम्बैरस करना जो है इसका मकसद नहीं है। फ्यूचर बेनिफिट, अगर आप एनकरेजिंग स्टफ लेके आएंगे, अगर कहेंगे कि भाई इनको प्रोटेक्शन देनी है, तब और लोग भी आपके साथ शामिल हो जाएंगे। टू असिस्ट द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, जराइम में कमी आएगी। क्रिएशन ऑफ ट्रस्ट, अगर आप उस इन्फॉर्मर को सेफ्टी देंगे तो दूसरे लोगों के लिए भी ये होगा कि भाई ट्रस्ट हम पे किया जाता है। नंबर 7, पर्पस ऑफ प्रोविजन, वही पब्लिक पॉलिसी और प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम, ये भी इस प्रोविजन का मकसद है कि उसको प्रिवेंट भी कर लेना और उसको डिटेक्ट भी कर लेना, वहां तक पहुंच भी जाना। नंबर 8 जो आपका बुलेट पॉइंट बनेगा आपके क्वेश्चन में, डिस्टिंक्शन फ्रॉम इंफॉर्मेशन इटसेल्फ। दिस इज द पॉइंट जो मैं बात कर रहा था कि हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करते हुए, इस क्वेश्चन को देखते हुए, अटेम्प्ट करते हुए देखेंगे वो ये क्या है। ये तो नहीं पूछा जा सकता कि कौन था इन्फॉर्मर, लेकिन ये पूछा जा सकता है व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वाज दिस, किस किस्म की ये इंफॉर्मेशन थी, उसकी डिटेल्स क्या थी। आइडेंटिटी ना करें आप डिस्क्लोज, ये कानून है, और कानून ये है कि आप इन्फॉर्मर के बारे में तो, उसकी आइडेंटिटी के बारे में तो नहीं बोल सकते, लेकिन किस किस्म की वो इंफॉर्मेशन थी, व्हाट सॉर्ट ऑफ डिटेल्स इट कंटेन्ड,
क्या डिटेल्स थी दैट कैन बी आस्क्ड, ये जिरा के दौरान गवाह से पूछा जा सकता है। पब्लिक इंटरेस्ट, इम्यूनिटी, प्रिविलेज, ये आपका 9th बुलेट पॉइंट बनेगा। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज मेंटेन्ड, कि इंफॉर्मेशन का फ्लो है जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास, इदारों के पास, पुलिस के पास या और कोई इदारे जो हैं जो तफ्तीश कर रहे हैं या जिनके पास को मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, तो ये उसका इंफॉर्मेशन जो है उस फ्लो को मेंटेन करेगी। इन्फॉर्मर्स एंड फैमिलीज कैन बी हार्म्ड, उनको बचाने के लिए। नंबर 10 एंशिएंट ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, और ये एस्पाइनेज का कॉन्सेप्ट जो है, ये जो हमारा नंबर 10 है वो ये बता रहा है कि ये बहुत पुराना है। पहले फौजी मकसद के लिए, मिलिट्री पर्पस के लिए, सियासी मकासद के लिए बाकायदा आपका एक नेटवर्क होता था जो जासूसी के नेटवर्क को डील करता था, और आप अपने जासूस दूसरे ममालिक में भेजते थे। वो इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन वहां से लेके आके आपको बताते थे, और उसके लिए स्पाइनेज का जो लॉ है, ये जो लफ्ज़ है स्पाइनेज, ये फ्रेंच लफ्ज़ है। 1785 में ये लफ्ज़ जो है ये सबसे पहले यूज़ किया गया टू स्पाई से है, और ये इसका बड़ा सख्त कानून था। और वो कहते थे कि जासूस पकड़ा गया तो उसको आप डेथ पेनल्टी देंगे, क्योंकि वो किसी मुल्क के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर सकते। ये इसका एंशिएंट, इसका पुराना ओरिजिन है जो एवोल्यूशन के साथ साथ चीज़ें सामने आ गई। उसके अलावा अभी कल परसों पाकिस्तानी अथॉरिटी ने एक फिशरमैन, एक मछेरा पकड़ा है जो हमारे मुल्क की इंफॉर्मेशन जो है वो बीइंग जासूस, बीइंग स्पाई जो है वो हमसाया ममालिक को दे रहा था, उसको पकड़ लिया गया है। वर्ल्ड वार 2 में और अमेरिकन सिविल वार में ये दो नाम हैं, वैन ल्यू और वर्जीनिया हॉल। ये बहुत फेमस जासूस थे जिन्होंने अपना किरदार इन जंगों में अदा किया। और मॉडर्न ईरा में, मॉडर्न टाइम्स में आपके पास अब डिजिटल एविडेंस का दौर है। आपके पास डाटा एनालिसिस के लिए आपके स्पाइस, आपके पास वर्कर्स मौजूद है, आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास, आपकी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के बाद बहुत से काबिल लोग हैं जो हैकर्स हैं, जो सर्वेलेंस करते हैं, जो नेटवर्किंग करते हैं और साइबर एस्पाइनेज करते हैं। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी हिस्ट्री, इसकी एवोल्यूशन, एवरीथिंग इज डिस्कस्ड इन पॉइंट नंबर 10। 11 कंपैरिजन विद डीकॉय, DECOY, आपकी तवज्जो चाहिए। कंपैरिजन विद डीकॉय, DECOY और विसल ब्लोअर, आप ये दोनों बातें सुनी होंगी। अभी पैरा लास्ट में वो बता रहे हैं कि विसल ब्लोअर का नाम, विसल ब्लोअर क्या है? विसल सीटी, ब्लोअर बजाने वाला, विसल ब्लोअर सीटी बजाने वाला, उसकी एक टर्म यूज हो रही है। इसका मकसद ये है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस ऑर्गेनाइजेशन में आप देखते हैं कि भाई मुल्क के अगेंस्ट काम हो रहा है, या ये जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल्स हैं ये करप्शन कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा कि वो विसल ब्लोइंग करेगा, वो बताएगा इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, और ऊपर वाले जो इदारे हैं, जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, उनको बताएगा। तो उसके लिए बाज़ औक़ात रिवार्ड भी होता है और उसकी प्रोटेक्शन भी की जाती है। इसी तरह जो डीकॉय विटनेस होता है, ये प्लांटेड विटनेस होता है। प्लांटेड मीन्स कि पुलिस का एक बंदा या फौज का एक बंदा एक ड्रग ट्रैफिकर है जो मनशियात का काम करते हैं, उनके साथ मिला दिया जाता है, उनके साथ वो काम करना शुरू हो जाता है पर्पसफुली फॉर कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन के कौन कौन से नेटवर्क हैं, किधर किधर के इनके नेटवर्क हैं। तो ऐसे विटनेस को डीकॉय विटनेस कहते हैं। तो ये इसका कंपैरिजन आपके लिए इसलिए ज़रूरी है कि सेम पैटर्न, सेम एनोलॉजी, ये स्पाई इंफॉर्मेशन और उसके बाद डीकॉय विटनेस और ये विसल ब्लोअर होते हैं। आपने अक्सर अखबारों में, टीवी में, सोशल मीडिया में देखा होगा, फलां जगह पे एक अक्रंस हुई है, फलां जगह पे एक बहुत बड़ा धमाका हो गया, उसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं उनकी इंफॉर्मेशन देने पे आपको रिवार्ड भी दिया जाएगा और आपका नाम भी सीगाए राज में रखा जाएगा। और इसके पीछे मकसद यही है, उन लोगों को बचाना जो क्रिमिनल्स की तरफ आपको लेके जाते हैं, हार्डन क्रिमिनल्स,
तक आपको आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को लेके जाते हैं। नोटेबल एग्जांपल्स केस लॉ, बहुत सा केस लॉ है, पेशावर हाई कोर्ट का इसके बारे में केस लॉ है, पुराना केस लॉ भी बहुत है। और इसके अलावा ये जो मैंने अभी आपके सामने एग्जांपल्स कोट किए हैं, आप कर सकते हैं अपने पेपर में, गैम्बलिंग के हवाले से, इलीगल डिटेंशन को रोकने के लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो मौके पे जाते हैं, आपके फैक्ट्रियों में छापे, आपकी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो छापे मारते हैं और रेड्स करते हैं। तो ऐसे जिस टिप ऑफ मीन्स जो आपको इंफॉर्मेशन जो अंडर हैंड सीक्रेटली चोरी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। कंक्लूजन और फाइनल आउटकम में अब दैट इज योर इंपॉर्टेंट पार्ट 2, जिस तरह आपका इंट्रोडक्शन था, इसमें आप लिख सकते हैं कि जनरली होता क्या है। शहादत का ये कानून है, शहादत गवाही है और गवाही आप अदालत में देते हैं और एज पर रूल्स आर्टिकल जो कानून शहादत 1984 आर्डर के हैं उसके तहत देते हैं। तो आम कानून ये है कि जितनी एविडेंस होगी, जितने गवाह होंगे, जितनी शहादत होगी, उसको अदालत में लेके आने की इजाज़त होगी इफ़ इट विल बी एडमिसिबल, अगर वो काबिल अदहाल होगी। लेकिन यहाँ पे ये उसकी एक एक्सेप्शन है कि इन्फॉर्मर को आप उसकी आइडेंटिटी को आप डिस्क्लोज नहीं करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक इम्यूनिटी। अब रेयरेस्ट मामलात में, हजारों में कोई एक केस होगा कि जहां पे किसी मुल्ज़म की इनोसेंस जो है वो एट स्टेक आ जाएगी। तो ऐसे मामले में आपको टेस्ट पास करना होगा डिफेंस को कि आपको क्यों ये बताया जाए कि भाई ये फलां बंदा इन्फॉर्मर है। तो ये हज़ारों में कोई एक केस होगा, लेकिन ये रूल रिलैक्स किया जाता है। आप कह लें कि फॉरेन में, यूरोप में, यहाँ पे ये यहाँ तक भी इसकी इजाज़त नहीं है। दैट वाज ऑल अबाउट आर्टिकल 8 ऑफ कानूनी शहादत आर्डर।